नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज से मैं आपको कक्षा 11वीं की भूगोल के बारे में बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने भूगोल को सामाजिक विज्ञान के एक रूप में पढ़ा है, मतलब सामाजिक विज्ञान के एक घटक के रूप में पढ़ा है। आपके 10वीं तक भूगोल नहीं था, ये सीधे सामाजिक विज्ञान था, उसका एक भाग था। तो आज से हम लोग 11th के भूगोल, मतलब आप सामाजिक विज्ञान से हट के एक अलग विषय भूगोल पर बात करेंगे, और उस पर भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पर। भौतिक भूगोल मतलब जो फिजिकल, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे भौतिक कहा जाता है, मतलब भौतिक वस्तुएं। तो आज हम पृथ्वी के बारे में या भौतिक भूगोल पर चर्चा करेंगे और इसके मूल सिद्धांत पर। तो चलिए सबसे पहले पहुंचते हैं चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1 है भूगोल एक विषय के रूप में। पहले भूगोल सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा था, एक भाग था। अब यह एक विषय के रूप में पढ़ा जाएगा, तो इसलिए पहला चैप्टर है। और इकाई 1 भी है भूगोल एक विषय के रूप में, तो इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। अभी तक आप लोगों को अन्य अध्यापकों ने जो आईएएस पॉइंट में अपने कर्तव्य और अनुभव से आप लोग पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, अब मैं आपको आज से ये विषय पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं इकाई 1 भूगोल के एक विषय के रूप में। पहले इस इकाई के बारे में जानेंगे। भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, स्थानिक गुण विज्ञान के रूप में, भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल की विशेषता। सबसे पहले भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में जो बता रहा हूँ, पहले भाग था वो अब विषय के रूप में। अब भूगोल स्थानिक गुण मतलब विज्ञान के रूप में इसके क्या क्या गुण मिलते हैं। भूगोल क्या विज्ञान है या विज्ञान नहीं है तो क्या है, कला है कि विज्ञान है, तो इसलिए स्थानिक गुण विज्ञान के रूप में। और भूगोल की शाखाएं क्या क्या हैं। भूगोल की कई शाखाएं हो सकती हैं, जैसे जनसंख्या भूगोल, भौतिक भूगोल, अंतरिक्ष भूगोल, खगोलीय भूगोल। ये इसी हिसाब से भौतिक भूगोल की विशेषता पर चर्चा करेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका भूगोल एक विषय के रूप में, अध्याय 1। आपने माध्यमिक स्तर तक, मतलब आपने 10वीं तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि आपने अभी तक सामाजिक विज्ञान के एक घटक के रूप में भूगोल का अध्ययन किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। आप विश्व के विभिन्न भागों को, भौगोलिक तथ्यों को आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ेंगे। पहले यह सामाजिक विज्ञान के एक भाग के रूप में था, और उसमें भौतिक पर्यावरण, भौतिक वातावरण मतलब जो आपके चारों तरफ वातावरण है, मिट्टी, हवा, पानी, मिट्टी कैसी है, इस चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद मानवीय क्रियाओं, मानव पृथ्वी पर क्या कर रहा है, खेती कैसे कर रहा है, किस मौसम में कर रहा है, और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल पढ़ना क्यों चाहिए। ये जरूरी प्रश्न है भाई। अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये आपके लिए एक प्रश्न हर चीज़ पे होना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। आप मूवी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। आप मिर्ज़ापुर सीजन 2 ही क्यों देख रहे हैं, कोई और नहीं देख सकते। तो इसलिए आपके पास एक प्रश्न होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। हम धरातल पर रहते हैं। हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। जो हमारा जीवन है ये हमारे भौगोलिक, मतलब जहाँ पर रहते हैं, इससे अनेक तरीके से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। हम अपना जीवन चलाने के लिए आसपास के संसाधनों पर आश्रित रहते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। जो आदिम समाज था, मतलब जो आदि मानव थे या बहुत पुराने, आज से 2000-3000 साल पहले के लोग अपने भरण पोषण के लिए, अपना पेट भरने के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जो प्रकृति से मिलते थे, जैसे संसाधन जैसे पशुओं का मांस, पशुओं का दूध, खाद्य पदार्थों या खाद्य पौधों पर आश्रित होते थे। इसी से अपना जीवन यापन करते थे। समय बीतने के साथ हमने तकनीकी में विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। पहले जो लोग थे वो पौधों से कंदमूल, फल आदि खाते थे, कंदमूल और फल खाते थे और पशुओं का शिकार करते थे। लेकिन उसके बाद हमने तकनीकों का विकास किया और प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मिट्टी, मृदा मतलब जल का उपयोग, भूमि, मृदा और जल का उपयोग करके
हमने आहार उत्पादन के प्रारंभ कर दिया, मतलब गेहूँ, चावल, जौ, चना, गन्ना आदि का उत्पादन शुरू कर दिया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। पहले जो लोग थे वो हमेशा एक ही वस्त्र पहनते थे, चाहे जो मौसम होता था। लेकिन हमने तकनीकी के माध्यम से अपने भोजन की आदतों में परिवर्तन किए और वस्त्र को गर्मी के मौसम में पतले वस्त्र, ठंडी के मौसम में मोटे वस्त्र पहनने शुरू कर दिए और अपने आप को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित कर लिया। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन, आधार, तकनीक विकास, भौतिकी वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। ज्ञात हो कि प्राकृतिक संसाधन आधार, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ साथ उनके अनुकूलन और उनके परिष्करण, सामाजिक संगठन, कहाँ का सामाजिक संगठन कैसा है, तथा सांस्कृतिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। जगह जगह पर अलग अलग पाए जाते हैं। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। अगर आप एक भूगोल के स्टूडेंट हैं तो आपको इस सब कुछ जानना चाहिए कि वहाँ पर ज़मीन कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का वृक्ष कैसा है और यहाँ का कैसा है, अंतर क्यों है। इन सब चीज़ों को जानने में उत्सुकता रखनी चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं। आप अलग अलग प्रकार के भूमि और लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। आप विभिन्न प्रकार के लोगों से और भूमि से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों, मतलब समय के साथ इंसान में होने वाले परिवर्तन, भूमि में होने वाले परिवर्तन को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने एवं समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। भूगोल के अध्ययन से आप विभिन्न चीज़ों को समझने में, समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को समझने के लिए आपको एक कारक के रूप में, आपको एक साधन के रूप में प्राप्त होता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तक गोलक को समझने, परिवर्तित गोलक मतलब ग्लोब होता है जो पृथ्वी का एक अस्थायी रूप होता है। मतलब उसको देख कर आप बता सकते हैं, जैसे ये ग्लोब होता है, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी रेखा कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन से अक्षांश, कौन से देशांतर किसको काट रही है। तो आप भूगोल के माध्यम से ग्लोब का अध्ययन कर सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने में योग्यता से लैस कर सकता है। अगर आप GIS या कंप्यूटर कार्टोग्राफी को अध्ययन करते हैं तो आप राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आपके लिए अगला प्रश्न होगा, आपके लिए क्या सभी के लिए यही प्रश्न होना चाहिए, भूगोल क्या है। अगर आप भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि भूगोल क्या है। ये आपका प्रश्न है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, पृथ्वी हमारा घर है, धरती हमारी माता है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। आपके साथ साथ अन्य छोटे बड़े प्राणी जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, शेर, छोटे छोटे जानवर, खरगोश, इन सब का भी घर आपके साथ साथ है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है। पृथ्वी की सतह अलग अलग जगह पर अलग अलग है। इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। इसके जो भौतिक स्वरूप हैं, मतलब जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसको हम देखते हैं, अलग अलग जगह पे कहीं पर ऊबड़, कहीं पर खाबड़, कहीं पर ऊंचा, कहीं पर गड्ढा होता है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ पर कहीं पर आपको पर्वत मिलेंगे तो कहीं पर पहाड़ी, कहीं पर घाटियाँ मिलेंगी। वही छोटे से स्थान पर ही आपको पर्वत, पहाड़ी, घाटियाँ, मैदान सब कुछ मिल जाएगा। पठार, समुद्र और झील, रेगिस्तान, वन एवं उजड़े क्षेत्र मिलते हैं। उजड़े क्षेत्र मतलब रेगिस्तान का ही एक छोटा सा हिस्सा समझ सकते हैं, जहाँ पर बंजर भूमि, आपको ये सभी मिलेंगे। पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान सब मिलेंगे आपको इसी पृथ्वी पर, वो भी अलग अलग तरीके से। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। पृथ्वी पर इन भौतिक भिन्नता के साथ साथ सांस्कृतिक विकास में भी भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। ये भिन्नता मानव द्वारा सृजित ग्रामों में, नगरों में, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है, मतलब मिलता रहता है। उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का सांकेतिक निहित होता है। जितने भी भिन्नता है, ये भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षण के मध्य संबंधों को समझने का संकेत प्रदान करता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने
अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा सृजित किया है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा सृजित किया है। क्या आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है को उत्तर देने में सक्षम प्रयास कर सकते हैं? अब आप कोशिश करिए कि भूगोल क्या है। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल जो है वो पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द का पहला प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। इराटोस्थनीज ने 276 से 94 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। ये ग्रीक विद्वान थे। तो भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। इसको आप नोट कर सकते हैं कापी कलम से। इसके बाद यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो से मतलब है पृथ्वी, और ग्राफ्स का मतलब है वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन से प्राप्त किया गया है। जियोग्राफी का अर्थ होता है, इसके दो भाग हैं, जियो प्लस ग्राफ्स। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफ्स का मतलब वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी या भूगोल है। दोनों को एक साथ रखने का अर्थ बताता है कि पृथ्वी का वर्णन। अगर दोनों को जियो और ग्राफ्स को इकट्ठा करें तो ज्योग्राफी मतलब जियोग्राफ्स बनेगा, जिसका अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि विज्ञान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। जितने भी विद्वान हैं ये भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। पृथ्वी को हमेशा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और जितने भी भूगोल विद्वान हैं ये लोग पृथ्वी का वर्णन मानव के निवास के रूप में करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है और पृथ्वी भी बहुआयामी है। जो से पृथ्वी भी कई आयामों में है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान एवं अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अन्य सहयोगी विषयों जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विषयों से विषय वस्तु और तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त करने का इसका संश्लेषण करता है। भूगोल अन्य विषयों से विषय वस्तु एवं तंत्र में भिन्न है, मतलब भूगोल का विषय वस्तु और इसका तरीका भिन्न है, लेकिन इसके साथ साथ यह अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और नृविज्ञान इन्हीं की तरह अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह यह प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान से भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित हैं, उसी तरह भूगोल भी अनेक रूपों में अलग होते हुए भी प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। हमें पृथ्वी पर जो भौतिक वातावरण है और सांस्कृतिक वातावरण है दोनों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। कई तत्व समान हैं तो कई असमान हैं, कहीं पर समान देखने को मिलता है, कहीं पर असमान। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इसलिए भूगोल जो है वो अलग अलग क्षेत्रों की भिन्नता का अध्ययन मान सकते हैं। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। इसलिए विद्वान कहते हैं कि भूगोल का अध्ययन सभी तथ्यों का अध्ययन करना है, उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। जितने भी भूगोलवेत्ता होते हैं, भूगोल शास्त्री होते हैं, वो धरातल पर भिन्न भिन्न तथ्यों का अध्ययन ही नहीं करते हैं, बल्कि उनके कारणों का भी अध्ययन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पहाड़ अगर पहाड़ है तो पहाड़ क्यों बना, किस कारण बना, कैसे बना, इन सब का अध्ययन भूगोल करते हैं। अगर ये मैदान दिख रहा है आपको तो मैदान क्यों है, ये किस रीजन से मैदान बना, इसका क्या कारण है। उसके बाद उदाहरण, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार से मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीक, निवेश की उपलब्धता आदि से भिन्नता से संबंधित होती है। मतलब फसल का स्वरूप एक प्रदेश से, एक देश में चावल वही चावल दूसरे तरह से होता है और दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न होता है। हल्का फुल्का अंतर आपको देखने को मिलेगा, किंतु यह भिन्नता कभी कभी मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीक, निवेश की उपलब्धता से भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। भूगोल का दिलचस्पी जो है वो कार्य कारण संबंधों में, मतलब ये कार्य क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये कार्य हो रहा है तो इसका कारण क्या है, या क्यों हो रहा है
इन दो तत्वों के मध्य में संबंध स्थापित करना है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता है, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता में भी विकास होता है। जो भूगोलवेत्ता होता है वो तथ्यों की व्याख्या करने के साथ साथ उनके कार्यों और कारणों के संबंधों को भी देखता है, इसके माध्यम से वह पूर्वानुमान कर सके। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं हैं, अपितु गत्यात्मक होते हैं। जितने भी भौतिक तथा मानवीय तथ्य हैं ये स्थित नहीं हैं, ये लगातार बदलते रहते हैं। जैसे आपके सामने आता है कि सबसे ऊंचा पर्वत, कभी कोई दूसरा रहा होगा, फिर उसके बाद जब खोज हुई होगी तो माउंट एवरेस्ट आया। तो इसी तरह कोई मानवीय है कि कोई सबसे तेज़ दौड़ रहा है, फिर कभी उससे तेज कोई दौड़ रहा है, लगातार चेंज होते रहते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक तथा निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। अब ऐसा नहीं है। जो आदि मानव थे या पहले के मानव थे वो पृथ्वी पर पूर्ण रूप से निर्भर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव की समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार जो भूगोल है या प्रकृति, मतलब पहले का मानव प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर था, लेकिन अब नहीं है। तो यही प्रकृति और मानव के मध्य के अंतर प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में भूगोल का प्रयोग होता है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। मानव प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति का एक भाग है जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए मानव प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। प्रकृति जो है, पृथ्वी जो है, प्रकृति जो है वो मानव जीवन के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। किसी क्षेत्र विशेष के लोग किसी विशेष वस्त्र को धारण करते हैं। कभी कभी आपको थोड़ी ही दूर पे अलग अलग प्रकृति क्षेत्र में अलग अलग वस्त्रों को धारण करने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति के रहने वाले लोग, उनके आवास में, उनके व्यवसाय में देखने को मिलता है कि यहाँ के लोग अलग क्यों हैं, वहाँ के लोग अलग क्यों हैं। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता अनुकूल अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता किया है, जो उसके एडाप्टेशन मतलब अनुकूलन तथा अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। मतलब मानव ने प्रकृति का लगातार चेंज किया, लगातार बदलाव करते गए हैं और उसी हिसाब से अपने आप को स्वीकार करते गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। जो मौजूदा समाज है यह आदिम समाज, आदि मानव के समाज की अवस्था से पार कर चुका है। अब हम लोग तकनीक की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, प्राकृतिक पर्यावरण को, वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्तन कर लिया है। पहले मानव था, आदिम समाज था, तो प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता था। तो आजकल हम लोगों ने उसको पार कर लिया है। अब तकनीकी माध्यम से प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। पहले मानव प्रकृति पर पूर्ण रूप से आश्रित होता था, तो वह प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानता था। उसके जो बंधन होते थे हमेशा उसी में जकड़ा रहता था। लेकिन अब मानव प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर आश्रित धीरे धीरे नहीं हो रहा है, तो इसलिए वह प्राकृतिक बंधनों से मुक्त हो रहा है। तकनीक ने श्रम की कठोरता को कम कर दिया है, श्रम क्षमता को बढ़ाया है तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। तकनीकी के माध्यम से अब श्रम की कठोरता मतलब कठिन श्रम को तकनीकी या मशीनों के माध्यम से कम कर दिया गया है। श्रम क्षमता को बढ़ा दिया गया है, मशीनों के माध्यम से श्रम क्षमता को बढ़ाया गया है और अवकाश का प्रावधान करके मानव के उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया गया है। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। भौतिक वातावरण एवं मानव के मध्य क्रिया को ईश्वर और मानव के वार्तालाप के रूप में व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सृजन किया। मानव ने कहा कि आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। मतलब आपने मिट्टी दिया तो मैंने कप बनाया। आपने रात्रि का सृजन किया तो मैंने दीपक बनाया। मतलब आपने रात्रि बनाया तो मैंने दीपक बना दिया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। आपने मतलब भगवान ने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग तथा मरुस्थलों का सृजन किया, मतलब जहाँ पर खेती नहीं हो सकती या ऊबड़ खाबड़ जगह, लेकिन इंसान ने क्या किया, फूलों की क्यारी लगा दी, वहीं पर बाग बगीचे लगा दिए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है।
उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया है। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव को दर्शन होते हैं। मानव ने तकनीक के माध्यम से प्रकृति को अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाल लिया है, इसलिए हमें अब मानवीकृत प्रकृति, मानवीकृत मतलब मानव द्वारा बनाई हुई प्रकृति या प्रकृति से प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन कराता है। भूगोल जो है यही जो मानव कैसे प्रकृति का इस्तेमाल कर रहा है इसी का अध्ययन कराता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए हैं। परिवहन एवं संचार के माध्यम के संचार के जो साधन हैं इनके जाल बनने से, जगह जगह सड़कें बिछने से जो क्षेत्र हैं वो समाकलित हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए हैं छोटे से क्षेत्र में। जैसे मालूम होता है कि बहुत छोटे क्षेत्र में है। पहले जब सड़क और परिवहन नहीं थे और संचार के साधन नहीं थे तो आपको 100 किलोमीटर दूरी ही बहुत लंबी लगती थी, लेकिन आजकल हवाई जहाज और रेल गाड़ी इनके माध्यम से या टीवी के माध्यम से आपको लगता है कि आपके बगल में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, ऐसे लगता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। पहला है, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए हैं, तो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं जैसे भूगोल एक वैज्ञानिक के विषय के रूप में 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए हैं। मतलब जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषता है, अगर इन पे आप क्या प्रश्न लगा कर देंगे तो ये आपके लिए भूगोल का काम करेगा। और कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न संबंधित होते हैं। पहले में आपको क्या मिलेगा, दूसरे में कहाँ प्रश्न, मतलब कहाँ की बोली हिंदी है, कहाँ की बोली अंग्रेजी है, कहाँ के लोग दूध खाते हैं, कहाँ के लोग चावल खाते हैं, कहाँ के लोग मछली खाते हैं, और वहाँ के लोग क्या खाते हैं, तुम क्या खेती करते हो, ये सब। ये पहला प्रश्न है। दूसरा ये है, सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों ने तीसरे प्रश्न के जुड़ने तथा भौगोलिक वैज्ञानिक विषय नहीं बना सका है। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों ने प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के, मतलब जो दोनों प्रश्न आपको क्या और कहाँ हैं, ये आपके प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों ने तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बना सका है। तीसरा प्रश्न है, या तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह प्रश्न क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रश्न है कार्य और कारण से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्यों जो प्रश्न है, आपको किसी प्रश्न पर आप लगाएंगे क्यों। पहला है क्या, दूसरा है कहाँ, तीसरा है क्यों। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है। जो भूगोल का क्रोड होता है वह क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों का वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए इनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव के उनके भौतिक वातावरण के माध्यम से गत्यात्मक के बीच साचर्य विश्लेषण करता है। एक विषय के रूप में जो भूगोल है, जो भूगोल का क्रोड मतलब भूगोल का मुख्य है, वह क्षेत्र से संबंधित है, मतलब जमीन संबंधित या क्षेत्र से संबंधित है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों का वितरण, मतलब उस क्षेत्र में क्या तथ्य हैं, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनकी स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य और अर्थसंबंध की विशेषता करता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलते हैं 11th के ज्योग्राफी के अगले भाग में, और हम आपके साथ पढ़ेंगे भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, जो आपका चैप्टर का मुख्य टॉपिक है, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। धन्यवाद।